सो आज हम एग्जाम्पल एक करना चाहेंगे, नया टॉपिक नहीं होगा एज सच, विल कवर एन एग्जाम्पल जिसमें हम एक एप्लीकेशन जो बनानी है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अगर एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन हो। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे OCR की, फ़ोटो OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, कि बेसिकली आप कोई भी तस्वीर खींचें और उसमें कहाँ पर टेक्स्ट है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अमेजिंगली हमारा आंखें ये काम बड़ी तेज़ी से कर लेती हैं, आंखें और दिमाग का कॉम्बिनेशन जो भी है। ठीक है, कि हम देखते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि अब मैं अगर कमरे का जायज़ा लूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे टेक्स्ट है, वो वहाँ पर वो एक वार्निंग साइन लगा है, एग्जिट का साइन है, दो वो उधर कहते हैं कागज़ लगे हुए हैं। सो वी जस्ट डू इट नेचुरली। ठीक है, बट अगर ये मशीन से कराना हो तो ये काफ़ी उसकी निस्बत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि फिर हमें, क्योंकि मशीन ने सारी चीज़ को स्कैन करके निकालना है। तो इसको एज एन एग्ज़ाम्पल लेकर चलने का मकसद जो था वो एक ये है कि हमें एक तो हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं और वो टेक्निक्स अमूमन मशीन लर्निंग प्रॉब्लम तो सॉल्व करी होती हैं, लेकिन एक ओवरऑल प्रॉब्लम में और भी स्टेप्स कई दफ़ा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उन तमाम स्टेप्स को आप यानी कुछ कॉमन सेंस बेस्ड होंगे, कुछ में ये होगा कि हम उसको तोड़ लेंगे और डिफरेंट हिस्सों पे मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे, एक पे एक तरह की, एक पे दूसरी तरह की। ठीक है, तो एक तरह से एक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो जाए कि जब आप एक प्रोजेक्ट पे वाकई काम करना शुरू होते हैं तो उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, अलॉन्ग द वे हम 2-4 नई टेक्निक्स भी छोटी छोटी पढ़ लेंगे जो कि इसमें यूज़फुल हैं, जो स्पेशली इसमें आर्टिफिशियल डाटा सिंथेसिस एक चीज़ है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि वो हमें पता होनी चाहिए, मशीन लर्निंग में काफ़ी यूज़ होती है। और उसके अलावा स्लाइडिंग विंडो है और मशीन लर्निंग की पाइपलाइन अमूमन, क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट्स में आप टास्क को तोड़ के डिफरेंट हिस्सों में बना लेते हैं जिनको आप पाइपलाइन कहते हैं। ठीक है, तो वो पाइपलाइन जो है वो आप काइंड ऑफ कैसे बनती है। ठीक है, ओके, सो है क्या फ़ोटो OCR प्रॉब्लम। ठीक है, फ़ोटो OCR प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक तस्वीर है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी कैमरे से आप तस्वीर लें और जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट है वो आप किसी तरह आइडेंटिफाई करें और फिर ये भी आइडेंटिफाई करें कि वो टेक्स्ट क्या है। ठीक है, सो जिस तरह अगर मैं देखूं तो यहाँ 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 ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लुलाबीज एंटीक मॉल है, कोई शॉप जिसके ओपन और नाम लिखा हुआ है और एंटीक मॉल लिखा हुआ है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गाड़ी के नंबर ब्लर हुए हैं तो इस वजह से उसको मैं इन अ सेंस टेक्स्ट में इस पर कंसिडर नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये ब्लर ना किए होते और इस इमेज में एक्चुअल में वो नंबर होते तो वो भी टेक्स्ट में शामिल थे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि हम किसी तरह आइडेंटिफाई करें कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ है। ठीक है, और फिर हमें जब पता चल जाए और लेट से उसके अराउंड हम एक बाउंडिंग बॉक्स लगा दें कि यार ये टेक्स्ट है, तो फिर हम किसी तरह आइडेंटिफाई कर सकें कि वो एग्जैक्टली वो टेक्स्ट है क्या। ठीक है, तो हम उसको निकाल सकें। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड काइंड ऑफ कि फ़ोटो OCR प्रॉब्लम, कि तस्वीर में से टेक्स्ट निकालें। और ये यूज़फुल है कई जगहों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल के पास बहुत सारे इमेजेस होंगे, राइट, आप कोई सर्च करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है ना कि इमेज के नाम को वो देख ले कि वो आपकी सर्च स्ट्रिंग से मैच करता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा कि अगर वो किसी तरह इमेज के अंदर टेक्स्ट को स्कैन कर सके तो गूगल को ये पता होगा कि फ़लाँ इमेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, और अगर वो आपकी सर्च स्ट्रिंग से मैच करता है तो वो आपको वो इमेज दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपका काइंड ऑफ एक है। दूसरा इसका यूज़ केस ये भी हो सकता है कि जिस तरह ब्लाइंड बंदा है अगर कोई, ठीक है, तो उसके पास आप एक तो आजकल वो स्टिक लेके चलते हैं ना, स्टिक के अलावा उनके पास अगर कोई ऐसा गैजेट हो कि कैमरा लगा हो, इधर लटक रहा हो, कहीं पे कोई कैप में हो किसी जगह पे भी, और वो सामने देख के उनके मे बी ईयरफोन में बता दे के सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये साइन है, ये चीज़ है। ठीक है, तो फ़लाँ चीज़ की दुकान है। ठीक है, तो अब वो बंदा फिर उस जगह पर जा सकता है, तो ये वहाँ पर भी यूज़फुल हो सकती है। वो भी ये काम
करने की कोशिश करता है कि लेंस जो है वो बेसिकली तो वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा होता है, लेकिन गूगल लेंस मैंने यूज़ नहीं किया कि वो टेक्स्ट क्लासीफाई भी एग्जैक्टली कर रहा होता है। हाँ, तो बेसिकली जो आपका उसमें भी ये वाली चीज़ें जो हैं ये हो जाती, ठीक है। तो अगर तो डॉक्यूमेंट को, इसके भी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स निकालना कि आपने तस्वीर खींची, किसी आपने अपना कोई पेज स्कैन किया, उसमें से टेक्स्ट निकाला, वो इससे थोड़ा सा सिंपलर है बिकॉज उसके अंदर आपको पता है कि ये पेज ही है और इसके अंदर टेक्स्ट ही है, तो आपने सिर्फ टेक्स्ट को ढूंढना है, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वो अगेन क्लासिफिकेशन वाले काम तो वो उसी तरह के होंगे जो इसमें होंगे, लेकिन उसमें जो बैकग्राउंड की वेरिएशन है और ये चीज़ें ये निकल जाती है, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है, कि इसमें मज़ीद कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। सो टिपिकली क्या करते हैं, टिपिकली अगर आपने ऐसे कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट मिला, किसी कंपनी ने कहा कि यार हम ये बनाना चाहते हैं और आपको उधर लेट से जॉब मिल गई या कहते हैं फंडिंग मिल गई कि आपने ये काम करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले टास्क को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप उस डिवीजन को कि किस फेजेस में पहला क्या काम होगा, दूसरा क्या काम होगा, तीसरा क्या काम होगा, इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट की पाइपलाइन बनाएं कि वो किस तरीके से काम करें। तो पहली चीज़ ये होगी कि इमेज मेरे पास आए तो मैं उधर डिटेक्ट कर सकूं कि टेक्स्ट है किधर किधर, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ इस वाले हिस्से को अलहदा कर सकूं जिसमें टेक्स्ट है। अभी ये नहीं बीच में से मैं निकाल रहा कि टेक्स्ट क्या है, लेकिन मुझे किसी तरह पता तो चले कि उसमें टेक्स्ट क्या है, ताकि मैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करूँ, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करूँ। जब आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, लेट से आपने ये निकाल लिया टेक्स्ट, अब आपने निकालना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें सेकंड स्टेप होगा कि आप इसके करैक्टर्स को अलग-अलग से सेगमेंट कर सकें। तो हम लेट से कि यहाँ पर लाइनें लगा सकेंगे, ये एक अलग करैक्टर है, ये एक अलग करैक्टर है, एन अलग है, टी अलग है, आई अलग है, क्यू अलग है, इसको हम कहते हैं करैक्टर सेगमेंटेशन। तो एक काम हो गया डिटेक्शन, एक हो गया सेगमेंटेशन। फिर जब सेगमेंटेशन हो गई तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ से तो भी आपने अलग किया था, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो वो जो लिखा हुआ है, ए है, एन है, टी है, तो इसको हम कहते हैं करैक्टर क्लासिफिकेशन। तो ये एक सिंपल सी पाइपलाइन बन जाएगी जिसमें 3 स्टेप हो जाएंगे, टेक्स्ट डिटेक्शन, करैक्टर सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन। और बाज़ का आप इससे अगला काम भी करते हैं, ठीक है। वो अगला काम एक जो इसके ऊपर हो सकता है वो ये कि बाज़ का आपके कह लें कि कोई चीज़ गलत क्लासिफाई हो गई है, तो आप इसको डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि उसके क्लोज कौन सा लफ्ज़ बनता है, और क्या जो लफ्ज़ गलत हुआ है वो कोई कन्फ्यूजेबल वर्ड है, जिस तरह आई को एल बना देना या एल को 1 बना देना, ये स्मॉल एल और आई एक ही तरह लिखे होते हैं, ठीक है। 1 भी बिल्कुल उसी तरह लिखा होता है, तो हो सकता है आपके क्लासीफायर ने उसको 1 डिटेक्ट किया हो, असल में वो एल हो, ठीक है, या आपने आई डिटेक्ट किया हो, असल में वो एल हो, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, जिस तरह क्लीनिंग के बजाय C1 और आगे EAING अगर लिखा तो आप उसको क्रैक करके आप ये कर सकते हैं कि 1 के बजाय एल कर लें, ठीक है। तो ये आप पाइपलाइन में एक आगे एक और स्टेप डाल सकते हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि एरर करेक्शन का एक स्टेप आपका डल गया, कि जो आपके वर्ड्स के अंदर एरर आ रहे हैं उसको करेक्ट करें, ठीक है। सो टिपिकली यानी आपकी जो OCR की फिर पाइपलाइन बनी, अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी फॉर सिंप्लिसिटी हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि वो डिक्शनरी कंपैरिजन वाला काम जो है, बट अगर आप कोई सीरियस प्रोजेक्ट करें तो टिपिकली आप वो भी करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हमने उस वाले को कर दिया, लेकिन यू कैन थिंक ऑफ इट कि इसके आगे मजीद स्टेप्स भी डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो स्टेप्स बने वो बन गए कि इमेज एक्विजिशन हो गई, उसको टेक्स्ट डिटेक्शन हो गई, सेगमेंट कर दिए, उसमें से करैक्टर अलग-अलग, और हर करैक्टर को फिर रिकग्नाइज कर दिया या क्लासिफाई कर दिया कि वो करैक्टर कौन सा है। रिपीट हो रहे हो तो रिपीट तो होंगे ना, जिस तरह उससे तो एक वर्ड में तो मल्टीपल दफा आ सकते। कैसे कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं अगर उसका कोई यूज केस हो। यानी मैं कह रहा हूँ कि करैक्टर काउंट करने का अगर कोई फायदा है आपको
यानी कि नॉर्मली मैंने जो भी एप्लीकेशन बनाई उसमें तो सिर्फ वर्ड आइडेंटिफाई करना था ना, अगर कोई ब्लाइंड बंदा है उसको पता होना चाहिए एंटीक मॉल है, उसको ये पता चलाने में इतना शायद इंटरेस्ट ना हो कि उसके अंदर एल कितनी दफ़ा आ रहा है, ई कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा यूज़ केस है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो यानी इसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग के स्टेप, क्योंकि कई दफ़ा हम ना प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं इस स्टेप को, डिटेक्शन और सेगमेंटेशन हम इसको कहते हैं कि ये प्री प्रोसेसिंग है, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन है, और फिर आप पोस्ट प्रोसेसिंग उसको कह देते हैं कि आपने बाद में जो की कि उसको करेक्शन कर दी और इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे काइंड ऑफ पाइपलाइन का हिस्सा बन गए। और अब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो टिपिकली जब आपने ये पाइपलाइन डिज़ाइन कर ली, ठीक है, कि जो कि हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट हो सकती है, और हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस में ही हो सकता है कि आप इधर से दो काम पैरेलल में कर रहे हैं और उनका रिजल्ट किसी जगह पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप इस किस्म का एक ब्लॉक्स में तोड़ लेते हैं चीज़ को, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारी पाइपलाइन है। और ये यूज़फुल सिर्फ टास्क को डिवाइड करने के लिए नहीं है, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप इसको यूज़ करते हुए बंदे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा सीरियस प्रोजेक्ट है तो इट्स कॉमन कि आप 1 से 5 बंदे एक इसके लिए असाइन कर लें, 1 से 5 बंदे इसमें, यानी डिपेंडिंग ऑन कि आपकी टीम का क्या साइज़ है। अगर आप अकेले हैं तो एक ही बंदा सारे काम भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कई दफ़ा आप फिर ज़्यादा लोग असाइन करते हैं और आप फिर एस्टिमेट लगाते हैं कि यार 2 महीने में ये काम हो जाना चाहिए, 2 में ये, तो वो टाइम प्लस रिसोर्सेज के ऊपर आप उस पर प्रोजेक्ट प्लान अपना बना सकते हैं। ओके, सो ये तो हमारा काइंड ऑफ हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि पाइपलाइन क्या होती है। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं एक और एल्गोरिथम या एक और तरीका जो यूज़ होता है, जो अक्सर विजुअल रिकग्निशन में, यानी कि जो कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडोज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है, कि किस किस जगह पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट में तो क्योंकि काफ़ी सारी वेरिएशन है, छोटा बड़ा है, हम उसके बजाय एक सिंपलर एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, बाद में हम टेक्स्ट वाली एग्जांपल पे आ जाएंगे। तो सिंपलर एग्जांपल है पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन की, कि आपका एक कैमरा लगा हुआ है और आगे बंदे चल रहे हैं और आपने आइडेंटिफाई करना है कि बंदा किस किस जगह पर है, ठीक है। तो डिटेक्ट करना है, जस्ट लाइक इधर हमने टेक्स्ट डिटेक्ट करना था, इधर हमने बंदा डिटेक्ट करना। तो हम इसको इसलिए सिंपलर क्योंकि बंदे की एस्पेक्ट रेशो तकरीबन सेम होती है। एस्पेक्ट रेशो होती है हाइट और विड्थ की रेशो, ठीक है। तो बंदे को जिधर डिटेक्ट करना है ना, तो वो अमूमन लंबा ज़्यादा होगा और चौड़ा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। उसमें भी वेरिएशन है, काफ़ी पाई जाती है। कुछ के हमारी तरह टेड निकले हुए हैं, ठीक है, कुछ के आप स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ काफ़ी सारी वेरिएशन होगी, लेकिन वो थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो आप उस पर एक सेफ बाउंडिंग बॉक्स बना सकते हैं। सो हम इससे आते हैं और उसके बाद वापस इधर आते हैं। तो अगर मैंने पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन करनी है तो मैं चाहता हूँ कि ना इस इमेज पे जिधर जिधर बंदा है ना उसके अराउंड बाउंडिंग बॉक्स बन जाए, ठीक है। बाउंडिंग बॉक्स बनने का मतलब है कि इवेंचुअली मैं इसको अलग कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पता हो कि यार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये इमेज, तो मैं इमेज का ये वाला हिस्सा अलग कर सकता हूँ। और अगर फिर मैंने कल को पेडेस्ट्रियन को क्लासीफाई करना है तो मैं उसको भी कर सकता हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम डिटेक्शन पे फोकस करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज़ के डिपेंडिंग ऑन के कैमरे से कितने डिस्टेंस पे थे ये बंदे आ गए, तो ये कैसे करें, ठीक है। तो ये वाला काम जो है इसको हम लेकर के चलते हैं। तो टिपिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स ही एस्पेक्ट रेशो होती है बंदे की, ठीक है, कि हाइट वर्सेस विड्थ। तो आप कोई एक सूटेबल एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करके एक इस किस्म का बना सकते हैं कि आपने पॉजिटिव एग्जांपल्स बना दी और नेगेटिव एग्जांपल्स बना दी। आपने बहुत से इमेजेस लिए जिनमें पेडेस्ट्रियन थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार 82/36 का साइज़ है, ठीक है। सो ये आपने डिफरेंट इमेजेस पे चूज़ किया अपनी मर्जी से। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चूज़ करें, आप इसे थोड़ी सी बेहतर रेजोल्यूशन पे भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप 80/40 भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल व्हाटएवर यू चोज। तो उसमें आपको जो भी हाइट वर्सेस ये बन रही थी, इस साइज़ का आपने डाटा सेट एक बना लिया कि जिसमें पेडेस्ट्रियन थे, और इसी साइज़ का एक डाटा सेट आपने बना लिया कि जिसमें पेडेस्ट्रियन नहीं थे। तो आपकी पॉजिटिव एग्जांपल्स भी होगी और नेगेटिव एग्जांपल भी होगी। तो अब आप कोई भी हाई बायस क्लासिफायर अगर आपके पास रीजनेबल नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं उसके ऊपर ट्रेन करें, तो वो आपको बता दिया करेगा कि इमेज का एक चंक आया जो कि इस साइज़ का हो कि उसमें पेडेस्ट्रियन है या उसमें पेडेस्ट्रियन
नहीं है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने पढ़ा है, वो यूज़ कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। हाई बायस का करना है तो हम न्यूरल नेटवर्क विद फ्यू लेयर्स डाल के उसको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारी वो वाली चीज़ यूज़ होगी जो कि हमने अभी तक पढ़ी थी कि कोई चूज़ करना है, ठीक है। तो चूज़ करते हुए हमें क्या डिसीजन पैरामीटर्स हैं कि हमारी आउटपुट क्या चाहिए। इस केस में हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 या 0, कि वो पेडेस्ट्रियन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्लासीफायर लेट से बना दिया, ठीक है, जो चाहे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बना दिया, चाहे हमने न्यूरल नेटवर्क से बना दिया। फिर हम करेंगे क्या, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है। स्लाइडिंग विंडो ये होती है कि हम इमेज के कोने पे उतना हिस्सा उठाएंगे, ठीक है, और उसको अपने क्लासीफायर को देंगे, वो बताएगा कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है या नहीं है। होपफुली अगर आपका सही ट्रेन हुआ होगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलत ट्रेन हुआ होगा तो कहेगा हाँ जी है, ठीक, पोल को कह देगा बंदा है, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक एक करके एक स्टेप इधर जाएंगे। इसको कोई मसला है ना, मैं ही तो नहीं ला रहा अपने पाँव से बचा के रखूं। ओके, सो फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है, एक पिक्सल आगे गए, देखा, फिर एक एक पिक्सल आगे जाते गए और लेट से के एंड तक पहुंच गए, ठीक है, कि आप पूरा स्कैन करते गए कि भाई कोई बंदा तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करते करते फिर आप एक स्टेप नीचे जाएंगे और पूरा चलेंगे, फिर उससे अगले नीचे स्टेप जाएंगे, फिर ठीक है। तो आप सारी जगहों पर पूरा स्कैन कर लेंगे इमेज को, ठीक है, पूरा स्कैन कर लेंगे और देखेंगे कहीं पे बंदा तो नहीं मिला, ठीक। अच्छा, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि सॉरी, जो आपने जितना मूव करना है, ठीक है, वो अमूमन उसको हम कहते हैं, मतलब वो सिंगल पिक्सल होगा तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे, ठीक है, कि हर पिक्सल पे आपने जाके देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये काफ़ी बड़े साइज़ का इमेज है तो ये ज़्यादा कंप्यूटेशनली ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो आपके कहते हैं अब ये ट्रेड ऑफ है, ठीक है, कि आपके पास कितनी कंप्यूटेशनल पावर है, आपने मोबाइल से कराना है या आपके पास सर्वर लगा हुआ है या क्या, ठीक है, और इमेज की क्या रेजोल्यूशन आ रही है, ठीक है। तो बट उस पर डिपेंड करते हुए आप कहेंगे कि यार मैं एक करूं या 2-3 पिक्सल आगे चला जाऊं। अगर बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है तो हो सकता है आप कहेंगे यार 2-2, 4-4 इमेजेस पिक्सल आगे चले जाओ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप मतलब अगर आप उससे भी ज़्यादा फैंसी काम करना चाह रहे हैं कि आप 2-2, 4-4 आगे जाते जाए, लेकिन जहाँ पे डिटेक्ट हुआ वहाँ पर एक दफ़ा दोबारा चला लिया 1 पिक्सल के गैप से भी, ताकि ज़रा सही एडजस्ट हो जाए कि बंदा किस जगह पर, ठीक है। तो ये हम करते हैं। तो वो जो कितने से मूव करना है उसको बाज़ का हम कहते हैं स्ट्राइड या स्टेप साइज, कि कितना स्टेप आगे गए, ठीक है। तो स्ट्राइड का लफ्ज़ अक्सर यूज़ हो रहा होता है मशीन लर्निंग में, उसका मतलब यही होता है कि यार कितने कितने पिक्सल आगे जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेप साइज और स्ट्राइड है उसका मतलब। फिर हो सकता है कि आपने जिस साइज पर ट्रेन किया हो, ठीक है, ये थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा रेजोल्यूशन का हो तो उसमें से छोटा बंदा आता हो, ठीक है, या कोई बंदा करीब है, कोई बंदा दूर है, ठीक है। तो जो करीब वाला है वो बड़ा नज़र आ रहा होगा, जो दूर वाला है वो छोटा नज़र आ रहा होगा। तो हम इसको रिजॉल्व करने के लिए ये करते हैं कि फिर एक बड़े साइज़ की विंडो ले लेते हैं और उस बड़े साइज़ की विंडो को भी ऊपर चला देते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़े साइज़ की विंडो को चलाने का मतलब क्या है? बड़े साइज़ की विंडो को चलाने का हमने तो 82x36 पर ट्रेन किया था, ठीक है। तो हम इस बड़े साइज़ की विंडो को लेंगे और इमेज को रीसाइज कर लेंगे 82x36 में और फिर उसको क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। तो रीसाइज करना जो है वो उसकी वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो हम रीसाइज करेंगे जिससे हमें ये उस साइज़ में हो जाएगा जिसमें हमारा एल्गोरिथम चलता है, और उसमें ढूंढ लेगा कि यार कोई बंदा तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और फिर हम उससे भी बड़ा लेट से चला के साइज़ और उस पर भी देख लेंगे। तो हम मल्टीपल साइजेस पे ये पूरी विंडो स्लाइड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो काइंड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, जो कि आप 1D में अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। यानी आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है इसके लिए? आप लोग तो सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हैं। 1D में क्या होता है? एक स्लाइड करके ऊपर जाना, टिपिकली फ्लिप करके स्लाइड करके हम ऊपर जाते थे। जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। भूल गया? नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कुछ मोटी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। कॉन्वोल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन में आप ये काम करते हैं। इधर हम वो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं कर रहे, लेकिन हमने स्लाइड किया है। तो कॉन्वोल्यूशन में भी हम स्लाइड करते हैं थ्रू आउट, तो स्लाइडिंग का पार्ट उसमें कॉमन।
पर्सन होगा उसको डिटेक्ट करेगा या कोई चीज बड़ी उसको डिटेक्ट करेगा, जैसे साइज में अगर कोई चीज बड़ी है? नहीं, हमने जो क्लासिफायर बनाया है, हमने इससे पिछली स्लाइड में देखा ना कि हमने पॉजिटिव एग्जांपल बंदे की दी, नेगेटिव एग्जांपल कोई भी ऐसा इमेज का हिस्सा जिसमें बंदा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल पर ट्रेन किया, तो अगर सही क्लासिफायर ट्रेन हुआ है तो वो तो बंदे पे मान उसको देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और काम के लिए कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन का नहीं बना रहे, जिस तरह हमने भी टेक्स्ट डिटेक्शन असल में बनानी है, तो फिर हम उसको बंदों पर ट्रेन नहीं करेंगे, उसको टेक्स्ट पर ट्रेन करेंगे। पॉजिटिव एग्जांपल टेक्स्ट की देंगे, नेगेटिव एग्जांपल बगैर टेक्स्ट वाली दे देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पे है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इस जगह इस एग्जांपल में भी हमने बंदों पर ट्रेन किया है, ठीक है। तो इसलिए तो बंदों पर ट्रेन किया, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि अगर ये ठीक ठीक चल रहा हुआ तो जहाँ पर उसको पूरा बंदा मिल रहा था वो वहाँ पर हमें डिटेक्ट करके बता देगा कि हाँ जी ये बंदा है, ठीक है। और हमें ये बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो ओवरलैप हो रहे हैं ना, ये असल में इस बंदी का बाउंडिंग बॉक्स है, ये इस बंदे का बाउंडिंग बॉक्स है, तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया तो एक बंदा निकल आया और दूसरा बंदा निकल आया, काइंड ऑफ इस तरह की। यही काम हम करना चाहते हैं ऑन टेक्स्ट, ठीक है। तो अब टेक्स्ट पे करना है, अब हम चाहते हैं कि पूरे इमेज में से टेक्स्ट निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बहुत सारी एग्जांपल, तो इस केस में हमने सिंप्लीफाइड ये किया कि हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया, ठीक है। और स्क्वायर बॉक्स में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जिसमें कहीं ना कहीं पे टेक्स्ट आ रहा है वो बना दी, और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जिसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, इमेज के वो हिस्से जिसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा, ये वाली सारी एग्जांपल्स बना दी, ठीक है। तो हमने ऑब्वियसली ये बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा डाटा जनरेशन का, ठीक है। तो वो हम डाटा जनरेट करेंगे बहुत सारे इमेजेस से, जिसमें से हम निकालेंगे कि यार ये टेक्स्ट वाले हैं, ये बगैर टेक्स्ट वाले, ठीक है। लेकिन वो जब हम निकाल लेंगे, वो उसके लिए हो सकता है कि हम मैनुअली मुख्तलिफ एक प्रोग्राम बनाए जो मैनुअली हम बता सकेंगे यार इस जगह पे टेक्स्ट है, ठीक है। और वो फिर बाकी ये काम कर ले कि जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ से वो डब्बे उठाकर एक तरफ रख दे, और जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट नहीं है वहाँ से डब्बे उठाकर दूसरी जगह पे रख दे। लेकिन ये प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और टिपिकली जो मशीन लर्निंग वाले लोग हैं वो ये काम, उनका काफ़ी सारा टाइम इसी पे लग रहा होता है कि वो डाटा बनाए, ठीक है। ओके, सो ये आपने पॉजिटिव एग्जाम्पल बना दी, ये आपने नेगेटिव एग्जाम्पल्स बना दी और इस पर ट्रेन कर दिया, ठीक है। और इस पर ट्रेन करने के बाद ये जो हमारा क्लासिफायर है जिसमें एक स्क्वायर डब्बा लेकर बताता है कि इसमें टेक्स्ट है कि नहीं, वो हमने एक तरफ से शुरू किया और पूरे इमेज के ऊपर स्लाइड करते गए। तो पूरे इमेज पे अगर हम स्लाइड करते गए तो जहां जहां पर इसको टेक्स्ट मिला वहां पर इसने मुझे 1 आउटपुट किया, जहां जहां पर इसको नहीं मिला टेक्स्ट वहां पर उसने 0 किया। या आप उसकी प्रोबेबिलिटी अगर देख रहे हैं तो ग्रे स्केल में कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 0 में बेसिकली आ जाएगी, और जो ग्रे वैल्यूज हैं जहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी थी, कोई चीज़ नजर आई लेकिन आपको कम प्रोबेबिलिटी से लग रहा था, ठीक है, थ्रेशोल्ड कर दें 0.5 पे तो आपको ये 1 या 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप काइंड ऑफ ये वाला हिस्सा जो है वो इस किस्म का बन गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है ये इस किस्म का बन गया। तो ये आपको उन हिस्सों पे पिक्सल्स को वाइट कर देगा जिस जगह पे टेक्स्ट होने का चांस है। ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन किसी हद तक होगा। इसके बाद टिपिकली हम कहते हैं कि जो इसकी आउटपुट आएगी ना, वो क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं होगी, टेक्स्ट के दरमियान में भी ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर जो कि खाली होते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हम तो ये पूरे का पूरा बाउंडिंग बॉक्स उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस पे अमूमन हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, या बाज़ का हम उसको कहते हैं डायलेशन, ठीक है। जो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ना डायलेशन और एरोजन के ऑपरेशन जो है ना वो बड़े कॉमन से हैं और वो बहुत सारे प्रॉब्लम को ना सॉल्व करते हैं और बहुत इजी से ऑपरेशन है, ठीक है। डायलेशन और एरोजन में आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं असल में चाह क्या रहा हूँ कि इस किस्म के बॉक्स हैं और दरमियान में खाली जगह है, राइट, ठीक है, कहीं पे ये कम है कहीं पे ये ज़्यादा है, ठीक। तो आप डायलेशन या एरोजन में कहते हैं कि मैं ना इन सारे बॉक्सेस को एक्सपैंड कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। एक्सपैंड करूंगा तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। एक और दफा एक्सपैंड किया, आपस में जुड़ गए, ठीक है। फिर आप एरोड वापस कर देते हैं, ठीक है। एरोड करने का मतलब है कि मैं अब जुड़ गए तो ये कोई इस किस्म की चीज़ बन गई, राइट, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ी सी चौड़ी हो गई है पहले की निस्बत। अब वापस एरोड करेंगे तो ये वापस पतली होके जितनी हम चाह रहे थे जहां पे टेक्स्ट की हाइट थी उतना हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायलेशन और दिस इज कॉल्ड इरोजन।
और ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप जाते हैं तमाम पिक्सल्स पे एक एक करके, ठीक है, तो ये इमेज है, आप एक एक करके तमाम पिक्सल पे गए, तो अब फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ थी इसको मैंने डायलेट करना था, कोई भी शेप थी, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये शेप इस किस्म की हो जाए, राइट, एक एक पिक्सल बाहर बढ़ जाए, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम सारी पिक्सल्स पे जाते हैं और देखते हैं कि उसके आगे पीछे की जो पिक्सल्स हैं 4-5, उनमें कोई वाइट पिक्सल तो नहीं है, अगर वाइट है तो इसको भी वाइट कर दो, ठीक है। तो अगर मैं चलना शुरू हुआ, मैंने देखा यार इसके इस साइड वाली वाइट है तो इसको भी वाइट कर दिया। ओरिजिनल इमेज में इसके चारों तरफ वाइट एक पिक्सल, तो इसका मतलब 1 की डायलेशन होगी। अगर मैंने 4 पिक्सल की डायलेशन करनी है तो आप देखेंगे कि मेरे इर्द गिर्द चारों पिक्सल में से कोई 1 तो नहीं है, अगर 1 है तो मैं अपने आप को भी 1 कर दूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल बाकी के एरियाज हैं उनके नेबरहुड में कोई आपको वाइट पिक्सल नहीं मिल रही होगी, लेकिन जब आप इधर आओगे तो आपको मिल जाएगी, इधर आओगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो मिलेगी इसकी बेस पे आप इसको वाइट कर देंगे तो आपके पास ये डायलेट हो जाएगा। तो डायलेशन और इरोजन ये काम करती है कि अगर आपके पास कोई करीब करीब ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता था कि इन्हें कनेक्ट हो जाना चाहिए और ये इस किस्म की चीज़ें आप चाहते हैं कि ये आपस में सारे कनेक्ट होकर एक ब्लॉक बन जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ा देंगे, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब आप इरोड करेंगे तो ये आपके पास दोबारा इसी किस्म की शेप बन जाएगी, मगर क्योंकि आप ये जुड़े हुए हैं तो इरोड होते हुए आपके पास ये वाला हिस्सा, खाली हिस्सा जो है दोबारा खाली नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है ना, बिकॉज आप ये इरोड होते हुए आप ये कहेंगे कि यार कि आपका, क्योंकि इसके आप चारों तरफ फील्ड है, चारों तरफ फील्ड है तो ये खाली नहीं होगा, आप जिस साइड पे खाली है वहाँ उस साइड से एक पिक्सल कम कर रही है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आएगी, ठीक। सो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ रही है। तो ये सिंपल से ऑपरेशन है, ठीक है, डायलेशन, इरोजन या बास का जिसको एक्सपेंशन हम कह देते हैं, ठीक है, ओके। क्या हो गया कामरान, ये वाला बल्ब बंद करना है, इस पे पड़ी है या उधर पड़ी है, अच्छा चलो अब मैं वापस इधर तो आ गया हूँ, लेकिन उसका उस तरफ कहीं पे था मेरा ख्याल है, वो वाला जो, हाँ यहाँ पर नहीं होगा मेरा ख्याल है, अच्छा यहाँ पर ही है, ठीक, बस ठीक है, बंद हो गया, यही करना था बंद, चलो ठीक, ओके। अभी ये वो कैमरे के हिसाब से क्लासरूम जो है ना, या कैमरा जो है लाइटों के हिसाब से प्लेस सही नहीं है, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल वो हो ना कहते हैं तो फिर हम वो कर सकते हैं लाइटनिंग के, मतलब उसके लिए कैमरे में काम होता है ना, 3 पॉइंट लाइटनिंग होती है, बाकी सब कुछ काफ़ी शशके होती है, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हम सादे यूट्यूब चैनल। ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा ना कि दुकान आ गई है फलां चीज़ की, अगर कोई शॉपिंग के लिए निकला है। अब तो जगह जगह नहीं बोले, फॉर एग्जांपल जा रहे हैं रास्ते में, बस आ जाती है, उसका कराची की बस आती है, हाँ, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वो कह रहा है कि भाई कराची का लफ्ज़ सर्च करो तो कराची का लफ्ज़ उसको कई जगहों पे नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर वो कराची होटल सर्च करना चाह रहा है तो वो तो एक ही जगह आएगा, ठीक है। और अगर वो वैसे वॉक पे निकला है और कहते हैं उसको ये पता चल जाए कि भाई आगे रोड क्रॉसिंग आ रही है, ये भी यूज़फुल चीज़ है, ठीक है, या उसको ना कहीं पे कुछ लिखा हुआ है कि सिंपल इतने किलोमीटर दूर है कोई चीज़, ठीक है, तो ये भी उसके लिए यूज़फुल। तो ब्लाइंड है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो उसको इन्फॉर्मेशन जिस तरह भी मिल जाए, ठीक है। अब ये एक पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप है कि अगर आप किसी ऐसी जगह फिर रहे हैं जहाँ पर 500 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब वो उसके कान में 500 चीज़ें इकट्ठी वो तेज़ी से बोलेगा तो वो तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप टेक्स्ट डिटेक्शन के बाद एक पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि इनमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, ठीक है, जो उसके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उस हिस्से को, लेकिन उससे पहले आपको सारे टेक्स्ट को डिटेक्ट करके क्लासीफाई करके समझना पड़ेगा लिखा क्या हुआ है। लिखे हुए की बाद आपको समझेंगे कि यार क्या इसके लिए यूज़फुल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है, और वहाँ पर आप फिर फर्दर कोई मशीन लर्निंग का क्लासीफायर ट्रेन कर सकते हैं कि यार इस टाइप ऑफ पर्सन को क्या चाहिए हो सकता है, और वो आपको सजेस्ट कर दे, ठीक है, कि ये चीज़
ठीक है, या वो खुद चूज़ कर ले कि मुझे इस तरह की चीज़ें सजेस्ट कर दो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हो सकती है। तो हमारे पास क्या था, हम अभी सिर्फ डिटेक्शन वाले स्टेप पे पहुंचे हुए हैं। तो हमने किया ये कि पहले हमने डिटेक्टर बनाया, लेकिन वो उसके दरमियान में गैप्स रह जाते थे, उसको हमने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली कह लो कि ये हमारे एक तरह के बाउंडिंग बॉक्स आ गए। बाउंडिंग बॉक्स आ गए तो अब हम इधर से डिटेक्ट करते हुए ये काम कर सकते हैं कि इनमें जो हमें लग रहे हैं ना कि जो टैक्स नहीं होंगे उनको फिल्टर आउट कर दें, ठीक है। क्योंकि टैक्स की एक खास एस्पेक्ट रेशियो होती है ना कि हाइट और विड्थ की। आप कहेंगे कि यार अगर दो चार लेटर लिखे हुए हैं तो उसकी हाइट जो होगी और विड्थ ज़्यादा होगी अगर एक भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो हाइट उसकी कम होगी। तो जिसकी हाइट और विड्थ बराबर है या हाइट विड्थ से बड़ी है, आप कहो कि इन सबको इग्नोर कर दो, सिर्फ वो वाले केस उठा लो, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कोई असल चीज़ें भी इग्नोर हो जाए, जिस तरह इस जगह ये जो ओपन लिखा हुआ है ये बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट जो डिटेक्ट हुआ हो सकता है आप वो इग्नोर कर दें, ठीक है। लेकिन ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के बास का, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स जगह पर हमारी आंखें समहाउ देख लेती हैं, लेकिन बहरहाल इमेज मशीन लर्निंग में इसका अंदाजा है कि थोड़ा मज़ीद स्मार्ट कुछ करना पड़ेगा इसको अगर ऐसी। तो ये हमने बाउंडिंग बॉक्स निकाल दिए, ठीक है। और बाउंडिंग बॉक्स निकाल दिए तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पिक्सल्स है ना ये इस इमेज से उठा लो। तो हमने ये उठाई तो हमारे पास ये लुलाबीज और ओपन और एंटीक मॉल ये सारे अलग होकर पहुंच गए। तो स्टेप 1 हो गया, जो हमारी पाइपलाइन का पहला स्टेप था कि टेक्स्ट को डिटेक्ट तो करो ना, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आया। जब आपके पास टेक्स्ट निकल आया, फॉर एग्जांपल अब एंटीक मॉल आपके पास निकल आया, अब नेक्स्ट काम था उसकी सेगमेंट करना, उसमें से करैक्टर निकालना, करैक्टर। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि हम इधर भी लाइन लगाना चाह रहे हैं, इधर भी लाइन लगाना चाह रहे हैं, इधर भी लाइन लगाना चाह रहे हैं, इधर भी लाइन लगाना है। तो क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में? लेकिन करें कैसे? अब आप मशीन लर्निंग के कुछ चीते बनते जा रहे हैं, तो किस बेस पे? हाँ, क्या ख्याल है? मैं सजेस्ट अब आपने अपनी थॉट्स को भी मशीन लर्निंग वालों की तरह सोचना शुरू करना ना, तो हाँ, जो क्या करे उसको क्या एग्जाम्पल्स कैसे देंगे? इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इस किस्म की बहुत सा डाटा बनाएं और उस डाटा में इनको पॉजिटिव एग्जाम्पल करें जो दरमियान वाले हिस्से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लेटर के दरमियान वाला हिस्सा हम इधर लाइन लगाना चाहते हैं, ये 2 लेटर के दरमियान वाला हिस्सा इधर लाइन लगाना चाहते हैं, ये 2 लेटर के दरमियान वाला हिस्सा हम इधर लाइन लगाना चाहते हैं। तो हम एक न्यूरल नेटवर्क को कहें कि ये तुम्हारी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं, जहां जहां पर तुम्हें 2 कैरेक्टर्स का गैप नजर आ रहा हो वहां पर मुझे 1 दे दो, ठीक है। और इनको हम नेगेटिव एग्जाम्पल कहते हैं, जो पूरा करेक्टर है हम इसको नहीं चाहते कि इसके दरमियान भी ये लाइन लगाए, ठीक है। तो हमने इनको कहा ये तुम्हारे लिए नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव एग्जाम्पल तुम्हारे लिए वो हैं जो कि करेक्टर्स के दरमियान गैप बनते हैं, ठीक है। अमेजिंगली अच्छा ये पावर वाली लाइन में मसला है, इसमें नहीं है, ओके एनीवे, ठीक है। तो इस पे अगर मैं नेटवर्क ट्रेन करूंगा तो वो मुझे बता दिया करेगा टेक्स्ट में किस जगह पे लाइन लगानी है, ठीक है। और वो लाइन लग गई। लाइन लगाने से मुराद ये है कि असल में हमने लाइन नहीं लगानी, उसने वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया कि यार इधर से लेकर पिछले पॉइंट तक आप एक अलग करके निकाल लो, ठीक है। तो अब हम इधर एक विंडो स्लाइड करेंगे, ठीक है, और इसको एक एक करके आगे जाएंगे। तो लेट से कि मैं कहूँगा यहाँ पर उसने कहा तो ये इसके लिए नेगेटिव एग्जाम्पल से ज़्यादा मैच करोगा, तो कहेगा यहाँ लाइन ना लगाएं, ठीक है। मैं आगे गया, उसने कहा यहाँ पर लाइन लगा दें, ठीक है। फिर आगे गया, इसने कहा यहाँ ना लगाएं, यहाँ पर लगा दें। तो होपफुली जहाँ जहाँ पर हमारे पास लाइनें लगनी थी वहाँ पर हमारी लाइन्स लग जाएंगी और हम इसको थोड़ा आगे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे काइंड ऑफ सही जगह पर लाइन अगर लग गई तो मैं पॉइंट पता चल जाएगा कि इसको उठा लो, इसको उठा लो। और लाइन लगने से मुराद ये है कि पिक्सल नंबर सिर्फ मुझे बता दो कि किधर लाइन लगनी, ठीक है। इसमें भी बाज़ का हो सकता है कि गलत होने का चांस हो, और आप इसमें थोड़ी सी जो सेगमेंटेशन पे काम कर रहा है वो इसमें थोड़ी सी और स्मार्टनेस डाल सकता है कि यार जो मेरी लाइन लगी है वो पिछली लाइन से कितना दूर है। अगर उसके बिल्कुल साथ ही लगी है तो आप मतलब हो सकता है कि ये दरमियान में जब स्लाइड कर रहे हो तो इधर वो 6 लाइनें लगा दे, ठीक है। तो अब वो उस केस में आप कह सकते हैं कि यार ये इतनी क्लोज है कि असल में एक ही लाइन होनी चाहिए थी,
ठीक है। तो अगर ये एक ही लाइन है तो वो उसकी सेंटर वाली लाइन को पिक कर ले, ठीक है। तो इस किस्म की यानी इम्प्रूवमेंट्स जो हैं जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम में काम करते हैं तो वो कर रहे होते हैं। और ये अगर सही आप सेगमेंटेशन चलना शुरू होगी तो अब इसका मतलब है कि आपके पास ये अलग-अलग लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि उसको क्लासिफाई करें, और क्लासिफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी न्यूरल नेटवर्क और इस किस्म की चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि यार आप इनको एज आ एक एग्जांपल ले लें, इसको एन की ले लें, इसको टी की ले लें। तो फॉर एग्जांपल आपने अल्फ़ाबेट्स क्लासिफाई करने हैं, वो कैपिटल वाले भी हैं, स्मॉल वाले भी हैं, ठीक है। तो आपके 26 कैपिटल हो गए, 26 स्मॉल हो गए, और मे भी साथ आपने डिजिट भी डाल दिए, ठीक है। और डिजिट डाल दिए तो वो 10 आपके वो हो गए, ठीक है। तो आपने काइंड ऑफ 26 + 10 जो है कितने बन जाएंगे, 62 आपकी वो बन गई आउटपुट लेयर, ठीक है। इनपुट लेयर में आपके ये पूरे का पूरा इमेज आ गया, और दरमियान में आपने हिडन लेयर्स डाल दी, ठीक है। बाय द वे आपको जो असाइनमेंट मैं आज अपलोड करूँगा इंशाल्लाह वो भी काइंड ऑफ इसी किस्म की है, लेकिन उसमें हमने वो यानी क्लासिफिकेशन वाले पार्ट जैसी है, लेकिन उसमें हमने जो डिटेक्ट करने हैं वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है बल्कि सिर्फ डिजिट्स हैं। तो सिर्फ 10 आउटपुट्स हैं, लेकिन अगर आप वो सही तरह कर लेंगे, न्यूरल नेटवर्क की असाइनमेंट है, तो वो फिर आप ये वाली चीज़ भी आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम एक न्यूरल नेटवर्क लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भी काइंड ऑफ समझे कि टेक्स्ट डिटेक्शन के लिए भी पहले एक न्यूरल नेटवर्क लगाया, या जो भी एल्गोरिथम लगाया, कह लो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क जो भी लगाया, उसके बाद हमने कुछ स्टेप्स किए, और जो एक्सपेंशन वाले थे, ठीक है, एक्सपेंशन और मे बी डायलेशन इरोजन जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो करके आपके पास बाउंडिंग बॉक्स आ गया। इसके लिए भी हमने एक तरह का क्लासिफायर बना दिया कि जो आइडेंटिफाई करता है कि गैप कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इधर भी आपने क्लासिफायर बना दिया जो इमेज लेता है, और उसको 3 आपने काइंड ऑफ नेटवर्क ट्रेन किए, और उसके ऊपर आपने स्लाइडिंग विंडो और प्लस डायलेशन इरोजन करके आपने काम काइंड ऑफ कुछ कर लिया, ठीक है। तो हर बंदा जो अपना अपना काम कर रहा है वो इस जगह पे कर ले, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो अब आपके पास टेक्स्ट आ गया, और उस टेक्स्ट को फिर अब आप अन्य को दस सकते हो, ठीक है। तो जो बंदा ब्लाइंड है उसको बता सकते हैं कि भाई कि ये सामने एंटीक मॉल है, को एंटीक खरीदना है तो आ जाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, पूरी पाइपलाइन एक तरह से क्लियर हो गई, और स्लाइडिंग विंडो वाली कॉन्सेप्ट हमें जो है वो सही तरीके से क्लियर हो गया। विजुअल रिकग्निशन में ये बेताशा यूज़ होने वाली चीज़ है कि आप स्लाइड करते जाते हैं, ठीक है। हम आगे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क पढ़ेंगे, उसमें भी हम काइंड ऑफ यही काम ही करें, ठीक है। मुझे वैसे लगती है ऐसी चीज़ जिसमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं अपना ज़ाती एक दूना के, मुझे ये नहीं लगता कि जब इंसान कहीं पे देखता है तो वो स्लाइड करती है विंडो पे ही, हो सकता है करती हो, बट मेरे रेटिना पे जो इमेज बन रहा है सामने का, ठीक है, तो उसमें मुझे ये लगता है कि हम स्लाइड नहीं करते विंडो, ठीक है। जो हमारा दिमाग करता है वो कुछ और करता है, किसी और तरह उसको पता होता है कि मैंने किधर देखना है, ठीक है। तो अगर एक जनरल रूल जो है ना कि किसी जगह पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, अगर आपको लग रहा हो कि नेचुरल सिस्टम किसी और तरह काम कर रहा है, तो नेचुरल सिस्टम टिपिकली बहुत ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं कि मे बी इधर हो सकता है कि आपके जहन में कोई आइडिया आ जाए कि बजाय स्लाइडिंग विंडो के आप कहेंगे यार कोई और तरीका हो सकता है, ठीक है, कि आप मे बी आप डिफरेंट रेजोल्यूशन पे उसको देखते हो, लो रेजोल्यूशन पे आइडेंटिफाई कर लेते हो चीज़ों को। और मे बी ये भी हो सकता है कि हमारे जहन में एक 3D मॉडल भी पूरा बना होता है ना, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ इमेज नहीं देख रहा होता, हमारे दिमाग को यही पता होता है कि मैं इस वक्त क्लासरूम में हूँ, और क्लासरूम में इस तरफ डाइस पड़ा हुआ है, इस तरफ बोर्ड है, और इस तरफ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो और हमें लाइव डाटा आ रहा होता है, तो हम अक्सर मूवमेंट से ट्रिगर होते हैं, कहीं भी कोई चीज़ मूव हो उस तरफ देखते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आइडेंटिफाई करने के लिए स्टिल मेरा ये हंच है, ठीक है, जो गलत भी हो सकती है, हो सकता है असल में भी अंदर स्लाइडिंग विंडो ही चल रही हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली तो हर एक की डिफरेंट चल रही है जो बचपन से हम ट्रेन होते हुए हैं। लेकिन यू कैन प्रॉब्ली फिगर आउट अ डिफरेंट वे जो कि इससे ज़्यादा ऑप्टिमल हो, कि इमेज में टेक्निकली किस जगह देखना चाहिए आपको, ठीक है। आपने पेडेस्ट्रियन निकालना है, टेक्स्ट निकालना है, तो क्या मुझे एक क्लासीफायर को पूरी विंडो पे स्कैन करना चाहिए, या मुझे, क्योंकि इमेज तो टेक्स्ट तो किसी जगह पे भी हो सकता है, या मुझे कुछ और तरीका करना चाहिए। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई दफ़ा
ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव स्टेप बन जाता है, जो स्लाइडिंग विंडो बनती है ना कि एक एक करके आपने हर एक पे चलाना है, ठीक है। तो ये यानी कि मशीन लर्निंग में एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना वो ये कि आप अपनी फीलिंग पे बिलीव ना करें, आप एक्चुअल में मेजर करें, ठीक है, कि आप कितना टाइम लगता है। तो हमारे साथ ये हुआ हमने एक जब एप्लीकेशन बनानी थी वो मोबाइल के लिए बनानी थी, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल था कि न्यूरल नेटवर्क जो है उस पर इतने सारे पैरामीटर्स हैं और वो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है बड़ा सा, वो ज़्यादा टाइम लेता होगा। लेकिन जब हमने उसको थोड़ा सा फिगर आउट किया तो वो कम टाइम लेता था ज़्यादा टाइम लेती थी ये जो शुरू की फिल्टरिंग थी, जो कि पूरे इमेज पे फिल्टर हो रहा है, ठीक है। तो फिल्टर होने में आपकी कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन पूरे इमेज के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो फिर हमने उसको टाइम मेजर किया, ठीक है, और मेजर करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं यार इस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस पे फोकस करो, इसको कैसे छोड़ दूंगा। हमने उसको लो रेजोल्यूशन पे कुछ काम करके और फिर जो एरियाज आइडेंटिफाई किए उन पे हाई रेजोल्यूशन पे दोबारा ऑपरेशन किया, तो वो काइंड ऑफ कम टाइम पे ज़्यादा किस पे नहीं, एक नेटवर्क ट्रेन होने पे तो डिपेंड करता है। हमने शुरू में जो मैटलैब पे किया था वो तो 2-3 दिन में ट्रेन होता था, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क था उस ज़माने के हिसाब से इतना बड़ा नहीं था वैसे, सही बताऊँ आज के ज़माने के हिसाब से था छोटा सी, लेकिन क्योंकि उस वक्त अभी GPU पे नहीं किया था, जब हमने उसको GPU पे मूव किया था तो वो 4-5 घंटे में ट्रेन होता था। और फिर हमने ऐसे कोई 50-60 नेटवर्क ट्रेन करके उनमें से जो बेस्ट थे उनको चूज़ करके उनकी कमेटी ऑफ नेटवर्क्स उसे कहते हैं वो बनाई थी, तो दैट गिव बेटर रिजल्ट। एनीवे दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो ये वाला नहीं था, वो फोटो OCR नहीं था, वो टेक्स्ट काइंड ऑफ क्लासीफाई करने वाला था और उसमें हैंड रिटन भी था। ओके, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम थोड़ा सा डिट्रैक्ट हुए ही हैं तो मैं आपको यहाँ पर हमने कई चीज़ें अभी, क्योंकि आप बिल्कुल नए नए सीख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी सी भी टेढ़ा ज़्यादा हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि जो टेक्स्ट सेगमेंटेशन पे काम कर रहा हो वो जो इंजीनियर हो या वो जो भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हो वो कहे कि यार ये तो काम सही नहीं कर रहा जो हमने क्लास में पढ़ा था, तो अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। तो वो कोई रिसर्च पेपर पढ़ेगा, बाकी देखे और अपनी सेंस यूज़ करेगा कि यार मे भी मुझे टेक्स्ट की स्लांट डिटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है। उसकी और टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। कई दफ़ा आप इसको क्या करते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्शन इसकी ले लेते हैं, ठीक है। पिक्सल काउंट कर लेते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। क्या हो गया यार इसको, यहां से है कि यहां से? अच्छा, सो डिफरेंट एंगल पे पिक्सल काउंट कर लेंगे, ठीक है, और उसकी एक ग्राफ बना लें तो जिस पे ज़्यादा हाइट आ रही है, इसका मतलब है कि जिस एंगल पे उसकी पीक मैक्सिमम होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह लिखा हुआ है लेट से T, ठीक है, और H, ठीक है, और एक इस तरह T लिखा हुआ है और H लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं इधर कट करूं तो ये T भी कट जाए, H भी कट जाए, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को कैसे करें, तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ पिक्सल काउंट करना शुरू कर दें। ये T की बार आई, आपने कहा ये तो थोड़ी सी पिक्सल है, फिर T की ये जब बार आएगी तो एक बड़ी सी जंप आएगी, ठीक है, फिर H की बार आएगी, बड़ी सी जंप आएगी, ठीक है। तो ये मैंने इस एक्सेस पे ये वाला एक्सेस चल रहा है और इस तरफ नंबर ऑफ ब्लैक पिक्सल्स चल रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कि अच्छा अब मैं इस एंगल पे पिक्सल काउंट करूं, तो इस एंगल पे करूंगा तो इधर ज़्यादा जाम नहीं आएगी, इधर ज़्यादा जाम नहीं आएगी, बिकॉज इधर स्ट्रेट लाइन बीच में आ जाती है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि यार डिफरेंट एंगल्स पे देखें और आप पहले स्लांट डिटेक्शन कर लें कि स्लांट है कितनी, ठीक है। तो इस वाले केस में 90 डिग्री पे ये जंप आएगी। साइड वाले जो अगर मैं टेढ़े पे चला रहा हूँ तो उसकी पीक्स जो होंगी ना वो थोड़ी छोटी छोटी आएंगी, ठीक है। और इस वाले केस में सीधे वाले की पीक्स थोड़ी थोड़ी आएंगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में कोई बड़े ज़्यादा काली पिक्सल नहीं आई। लेकिन जब मैं इस एंगल पे आऊँगा तो मेरे पास इस एंगल पे थोड़ी सी कह लो कि पीक बढ़ जाएगी जब मैं इस वाले एंगल पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पीक के ऊपर देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम कब आती है और आप उससे कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स पे देखा और इस एंगल पे पीक ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। और उसको भी आप स्टेप में कर सकते हैं कि पहले कम रेजोल्यूशन पे किया और फिर जब आपको पता चला कि यार इसके अंदर फाइन ट्यून करना है थोड़ा ज़्यादा रेजोल्यूशन पे कर। तो मैं ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं वैसे जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि इस किस्म की चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि सिंपलर मॉडल बता रहे हैं कि पाइपलाइन क्या होती है, तो इस वक्त हमने नहीं बताई। तो हर स्टेप के अंदर थोड़ी सी मज़ीद नुआंसेस
रिक्वायर्ड होती हैं कि आप उसको थोड़ा सा फर्दर करें। और उसका जनरली बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उन स्टेप्स पे लोगों ने काम करके रिसर्च पेपर पब्लिश किए होते हैं, ठीक है। जैसे स्लांट डिटेक्शन के ऊपर लोगों ने पब्लिश किए होंगे, करैक्टर क्लासिफिकेशन के ऊपर किए होंगे, तो आप उन पे जस्ट डू अ लिटरेचर सर्वे, ठीक है। आप लोग FYP आजकल कर रहे हैं, तो आप पहले चैप्टर की प्रेजेंटेशन होगी ना आपकी लिटरेचर सर्वे की, तो वो एक्चुअल में उसका मकसद यही है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना, देखें दुनिया ने क्या किया हुआ। अगर दुनिया ने कोई पहले से ही अच्छा काम किया हुआ तो आप दोबारा री इन्वेंट द व्हील नहीं करेंगे। अगर वो ओपन प्रॉब्लम है, अभी तक कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ तो फिर आपको ही सोचना है क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है यार कामरान, ये कोई केबल में ना मसला ज़रूर है। एनीवे LCD में है कि केबल में, आप ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये केबल के इधर ये जो कुछ टेप शेप चढ़ी है, मुझे इससे भी लग रहा है। एनीवे और दूसरा इसमें लेट्स से कि जो हमने काम किया था ना वो था हैंड रिटन का। हैंड रिटन में चीज़ें जॉइंट राइटिंग में भी होती हैं, तो जॉइंट राइटिंग में जो सेगमेंटेशन है ना वो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड हम उसके कोई बहुत अच्छे नतीजे पर नहीं निकल सके थे, यानी हमारे उसकी परफॉर्मेंस जो थी आई थिंक वो 70% या 65% के करीब आ रही थी अगर जॉइंट हैंड राइटिंग में कोई लिख दे, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। और अगर जॉइंट ना हो, डिसजॉइंट हो, फिर हम कह लें कि 92% के करीब थे हैंड रिटन में, विच वाज गुड बिकॉज उस वक्त का जो पेपर हमने देखे थे उसमें 89% बेस्ट चल रही थी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया हुआ था। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम पे जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मज़ीद साइंस भी होती है, लेकिन ये ब्रॉडर पिक्चर आपको दे रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम जब करेंगे तो उसमें ये तरीके यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा फिर आप पेपर से पढ़ें और उनको इम्प्लीमेंट करें। ओके, सो एक चीज़ जो हमने देखी थी पिछली क्लास में भी और उससे पहले भी एक आध दफ़ा हमने कहा था कि यार जब डाटा ज़्यादा होता है ना तो वो जनरली बेहतर रिजल्ट्स देता है। अगर आपका कोई हाई बायस वाला हाई वेरिएंस वाला लो बायस का क्लासिफायर है जिसमें डीप लेयर्स हैं और उसको आप बहुत सा डाटा दे दें तो जनरली वो ट्यून हो ही जाता है, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि किसके पास ज़्यादा डाटा है, ठीक है। तो अब डाटा जो है वो इकट्ठा करना, वो क्या कहाँ से लाएं इतना डाटा, ठीक है। तो अब ये अगला जो टॉपिक है वो ये है कि आर्टिफिशियल डाटा सिंथेसिस उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने करैक्टर रिकग्निशन के लिए आपको ये डाटा चाहिए था, ठीक है, कि आप A और N और बाकी T इन सब की बहुत सारी एग्जांपल्स चाहिए थी। तो ऑब्वियसली आप डाटा बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें खींच सकते हैं, कोई ऑनलाइन सोर्सेज पे पहले से पढ़ा हो तो आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अज्यूमिंगली कि वो डाटा उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो सकता है कि आप आर्टिफिशियल डाटा बना दें। तो आर्टिफिशियल डाटा कैसे बना सकते हैं? इन केस ऑफ टेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉन्ट की लाइब्रेरीज हैं, वर्ड में ही देखें तो एक पूरे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन उसके अलावा फॉन्ट भी हैं। हमारे यहाँ तो कैलिब्री वैसे ही मशहूर है, ठीक है, कि अभी कैलिब्री नहीं आया था उस वक्त भी यूज़ हो गया, ठीक, लेकिन वो उस वक्त ऑनलाइन आ गया हुआ था, ठीक है। तो वो लोग ये कहते हैं डिफेंस में कि नहीं भाई वर्ड में तो नहीं था लेकिन ऑनलाइन था तो कोई इस्तेमाल शायद कर सकता हो, जो कि है तो बड़ा अनलाइकली कि कोई स्पेशल डाउनलोड करके नया फॉन्ट करे, लेकिन हाँ वो खैर मैं उसमें नहीं जाऊँगा, पॉलिटिकल नहीं होऊंगा, लेकिन एनीवे सो आपका कहने का मकसद ये है कि आपके ऑनलाइन भी बहुत से फॉन्ट्स उठा सकते हैं और आपके अवेलेबल कंप्यूटर के अंदर भी बहुत से फॉन्ट्स हो सकते हैं और उन फॉन्ट से आप ABCD सब कुछ उठाएं और उनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड डालना शुरू कर दें। डिफरेंट तरह के जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये डालना शुरू कर दें और उनको थोड़ा बहुत रोटेट कर दें, किसी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दें। एक शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें आप इमेज को थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा करते हैं। मे बी एक तो ये है ना कि मैं रोटेट कर दूं, ठीक है, एक A है, इसको मैं रोटेट कर दूंगा थोड़ा सा तो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। एक ये है कि मैं शेयर दे दूं कि काइंड ऑफ इसको इस तरह वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तो A जो है वो कुछ इस तरह का हो जाए, टेढ़ा लिखने वाले के मुतरादिफ हो जाएगा। तो आप ऐसे फॉन्ट्स को लेकर उनको डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। इनको ये फाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जो शेयर और इस किस्म की होती है ना, और रोटेशन वगैरह ये इसके अलावा ये भी आप करते हैं, ठीक। तो आप ऐसे पकड़ें फॉन्ट
बैकग्राउंड उसको ट्रांसफॉर्म करें, बैकग्राउंड लगाएं, ठीक है, तो आपके पास आर्टिफिशियल डाटा भी काफ़ी सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो राइट पे सारा है ना, ये सारा आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो अगर ये सारा रियल है तो इट्स रीजनेबली सिमिलर, ठीक है, मिलता जुलता ही लग रहा है ना। तो अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत करके डाटा बनाया ना, डाटा में मेहनत लगाना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। गलत डाटा जो है ना वो फिर आपको सही रिजल्ट्स नहीं देगा। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर डाटा बना लेंगे तो आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा निस्बतन, और आप उस पर फिर अपना जो भी क्लासीफायर है उसको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक ये है कि ये हमने प्योरली आर्टिफिशियल डाटा क्रिएट किया, एक ये भी हो सकता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है आप उसके ज़रिए नया डाटा क्रिएट कर दें। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगी हुई हैं, असल में नहीं इस पे लाइनें लगी हुई, ठीक है। ये आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने, आप इसको डिस्टॉर्ट कर दें डिफरेंट तरीकों से। फॉर एग्जांपल ये इसकी डिफरेंट डिस्टॉर्शन है, ये हमने 16 डिफरेंट डिस्टॉर्शन की हुई है, ठीक है। तो आपने डिफरेंट डिस्टॉर्शन के फिल्टर अप्लाई किए जिसके बाद वो किसी और शेप में आ गया, तो ये आपका ये भी नया डाटा सोर्सेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इमेजेस के लिए ट्रू नहीं है, आप ऑडियो के साथ भी ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो प्ले होगी ये लेट्स से ओरिजिनल ऑडियो थी 0 1 2 3 4 5, मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ क्योंकि मैं बीच में बोल रहा था, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। तो लेट्स से कि आप ऑडियो बेस्ड कोई क्लासीफायर बनाना चाह रहे थे लेकिन आपके पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं थे, तो आप उन क्लिप्स के साथ डिफरेंट तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये उस पर फिल्टर लगा सकूँ, बैकग्राउंड में बीप की आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है, वो बीप की, और वो के सेल फोन के कनेक्शन में मसला हो तो जिस तरह की आवाज़ आती है वैसा बना दिया, ठीक है। आपके पास अगर 0 1 2 3 पीछे से आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रही होगी, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी सी वैसे कम है लेकिन ठीक है, और मे बी अभी बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ है, ठीक है। तो अब ये हम आर्टिफिशियली डाल सकते हैं सारे नॉइज़ेस पीछे, ठीक है। उसमें आपने नॉइज़ ऐड करने हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। ये अब तो उसके सोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप एग्जिस्टिंग डाटा से जो कि आपके पास क्लिप था उससे बैकग्राउंड चेंज कर करके डिफरेंट तरह का डाटा जनरेट कर सकते हैं, तो आपका डाटा बढ़ जाएगा। जब आप सिंथेसाइज कर रहे होते हैं ना डाटा को, तो जिस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो ये कि आप उस किस्म की डिस्टॉर्शन करें जैसी आपको असल में उम्मीद है कि आपको मिलने का चांस है, कि जो आपको इमेज मिलेंगे उसमें इस किस्म का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है। जिस तरह अगर मैं इस एंगल से तस्वीर खींचूंगा तो इधर मेरे 2 स्टिकर लगे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्योंकि फ्लैट सरफेस पे पड़े हुए हैं या एंगल्ड सरफेस पे पड़े हुए हैं, तो उस एंगल पे जो वो बनेंगे वो स्ट्रेट ए बी सी नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा स्लांटेड होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे स्लांटेड, जिसको मैं शेयर ट्रांसफॉर्मेशन में जो कह रहा था जैसे मॉडल कर सकता हूँ, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में जो आप कर सकते हैं आप वो ट्रांसफॉर्म करके इस किस्म का डाटा बना सकते हैं जो कि आपको बता सके कि टेक्स्ट किधर करना है, ठीक है। जनरली ये कोई ज़्यादा ये आई डोंट नो आपको इतना अच्छा नज़र आ रहा है कि नहीं, ये क्या किया हुआ है कि इसके अंदर बस रैंडम नॉइस डाला हुआ है, ठीक है, कि ओरिजिनल इमेज के अंदर रैंडम नॉइस डाल दिया। ये इतना ज़्यादा अमूमन इफेक्टिव नहीं रहता कि आप बस अगर अनलेस के आप असल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डाटा होगा उसके अंदर रैंडम नॉइस हो, तो इस किस्म के इमेजेस में अमूमन रैंडम नॉइस नहीं होता, ठीक है। अगर आपका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं कुछ ना कुछ रैंडम नॉइस आएगा, तो वो आप डाल दें। वहाँ पर कोई क्लासीफायर बनाना है तो वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जो आपके इस किस्म की चीज़ें हैं वहाँ पर आपको वैसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए जो आपको रियल डाटा में भी आपको पता हो कि इस किस्म की इससे मिलती जुलती कोई ना कोई डिस्टॉर्शंस मेरे पास आ सकती, ठीक है। ओके, सो 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। एक ये कि प्योरली सिंथेटिक डाटा क्रिएट किया जाए, ठीक है, जो हमने जो कि टेक्स्ट की एग्जांपल से किया जिसमें फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो में स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर वाले भी काफ़ी, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर वाले बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप टेक्स्ट देते हैं वो पढ़ के निकाल देते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट
चीज़ों पे आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से करें, ठीक है। और दूसरा प्योरली सिंथेटिक के अलावा हमने दूसरा केस देख लिया कि आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग डाटा हो, उसी को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप डाटा को बढ़ा सकते हैं, बट बिफोर यू डू दैट आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। पहली चीज़ ये कि मतलब जो हमने थ्रू आउट इस कोर्स में रखा है कि हम अपने डिसीजन इस गट फीलिंग की बेस पे ना लें। हम ये ना कहें कि अच्छा अगर एक आउटपुट सही नहीं आई तो पहला डिसीजन ये लेते हैं कि हाँ भाई डाटा ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है। डाटा ज़्यादा चाहिए का डिसीजन आपको तब लेना है जब आपको ये चीज़ पता हो कि असल में डाटा ज़्यादा होने से कोई इंप्रूवमेंट आएगी। और वो कैसे पता चलता है, अब तक आपको ये पता होना चाहिए। लर्निंग कर्व देखते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। आप लर्निंग कर्व प्लॉट करें, लर्निंग कर्व प्लॉट करें, उससे नज़र आ रहा है कि आपका जो है क्लासिफायर वो लो बायस हाई वेरिएंस वाला था और उसमें अभी वो भी मज़ीद नैरो हो जाएगा आगे अगर आपके पास डाटा ज़्यादा हुआ तो फिर आप दें। अगर वो पहले ही आपका ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट का एरर करीब करीब है, इसका मतलब है कि अभी डाटा पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो जाता है कि मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं ना, उसमें गलत डिसीजन बास्कत हो जाते हैं कि आपने शुरू में ही कह दिया कि यार मुझे तो डाटा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और आपने 4 महीने लगा के बहुत सा डाटा इकट्ठा किया और उसके बाद दोबारा चलाया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब वो मतलब ऑब्वियसली आपके लिए एक डिसअपॉइंटिंग टाइम होगा कि यार मैंने तो इतना टाइम लगाया था, ठीक है। लेकिन ये होता है, ठीक है। उसको रोकने का तरीका क्या है कि आप डिसीजन किसी मेथोडिकल तरीके पे लें, और उसका हमने मेथोडिकल तरीका पढ़ा हुआ है कि आप लर्निंग कर्व्स प्लॉट करें। लर्निंग कर्व्स आपको बता देंगे, ठीक है। और ये वो शायद स्पेशल सॉस है जो लर्निंग कर्व्स और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो आपको एक नॉर्मल जो बंदा क्लेम करता है ना कि मुझे मशीन लर्निंग आती है, उससे थोड़ा सा बेहतर बनाएगी। कि आपको कोई कहे आप रैंडम डिसीजन नहीं ले रहे होंगे कि अच्छा यार बस मैंने 4 चीज़ें जोड़ के चलाई हैं। आप देखेंगे कि यार किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा, तो आप थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेंगे कि यार फ़ायदा हो रहा है, फिर उस तरफ जाओ, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ ये है कि आपकी इनफ हिडन लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको उसका करने का भी क्या तरीका है, आप वो लर्निंग कर्व प्लॉट करें। अगर आपको आता है कि नहीं यार ये वाला जो है ये तो लो बायस नहीं है, ये तो हाई बायस का लग रहा है केस, तो अब आप हिडन लेयर ऐड कर दें। मतलब फॉर न्यूरल नेटवर्क आप एक हिडन लेयर ऐड करेंगे तो उसकी वेरिएंस बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ते हैं आपकी वेरिएंस बढ़ जाती है। आप दोबारा ट्रेन करें, अनलेस कि आप इस पॉइंट पे पहुंच जाए कि हाँ अब डाटा कम पड़ा है, ठीक है। फिर आप कहेंगे अच्छा आप डाटा को करें। हो सकता है कि आप थोड़ी सी वेरिएंस बढ़ाएं तो आपको जितनी एक्यूरेसी चाहिए वो वैसे ही अचीव हो जाए उसी डाटा पे, तो आप कहें यार चलो ठीक है, कोई आर्टिफिशियल डाटा की ज़रूरत नहीं। दूसरा जो आप आर्टिफिशियल डाटा बनाने से पहले एक चीज़ कर सकते हैं वो ये कि आस्क योरसेल्फ कि नया डाटा में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बिफोर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डाटा आप कहेंगे यार मुझे और डाटा जो चाहिए उस बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है इसमें टिपिकली कई दफ़ा होता है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ मसला ये होता है कि उन इमेजेस को लेबल नहीं किया हुआ होता, ठीक है। आपको चाहिए लेबल डाटा सेट, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि वो लेबल करने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दैट, ठीक है। आप उसकी रफ कैलकुलेशन, वो हम कहते हैं ना बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन कर लेंगे। आपने कोई भी पकड़ा कागज़ और उसके ऊपर बस कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आर्टिफिशियल डाटा सिंथेसिस करना था और आपने देखा कि यार मेरे पास इमेजेस तो अवेलेबल हैं, लेबल करना है, हर एक को लेबल करना है, मुझे 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो 1000 अगर इमेजेस मैंने और डालने हो तो वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया यार एक में 10 लगते हैं तो 1000 में 10,000 सेकंड लगेंगे। 10,000 सेकंड कितने घंटे बनते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो इसका मतलब है 3 घंटे में आप फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो 1000 इमेजेस आपके पास हैं तो 3 घंटे में, तो बजाय ये कि आप 1-2 हफ्ते लगा कर एक कोड लिखें जो कि आर्टिफिशियल डाटा सिंथेसिस करे, आपको अगर 1000 नए इमेजेस चाहिए थे और इमेजेस अवेलेबल थे, आपने बस लेबल करना था, तो ये सिर्फ 3 घंटे का काम था। कई दफ़ा कुछ घंटों का काम होता है, ठीक है, या कुछ दिनों का होता है। तो ये बिफोर मेकिंग आर्टिफिशियल डाटा आपको ये कर लेना चाहिए कि आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना आपको टाइम लगेगा। जिस तरह जो OCR की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने टेक्स्ट वाला करना था, ठीक है। तो अब हमारे पास डाटा जो था ना वो थोड़ा कम लग रहा था हमें, ठीक है। हम डाटा बढ़ा के देखना चाह रहे थे, तो अब हमने भी यही इवैल्यूएट किया कि यार क्या करें,
तो हमने सोचा कि यार आर्टिफिशियल डाटा क्रिएट करें या रियल डाटा क्रिएट करें। हमने कहा रियल डाटा क्रिएट करने में क्या होगा, क्या तरीका होगा। तो हमारा इंजीनियर एक था जावेद, उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम तो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, बच्चे तो पहले ही हैं, क्लासें आप पहले ही लेते हैं, तो आप क्या करें, एक दिन आऊँगा मैं, स्लाइड पे दिखाऊँगा, टेक्स्ट लिखा होगा जिसमें सारा वो नहीं होता देखो एक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेज़ी डॉग और इस किस्म के 2-3 पैरे हैं। बच्चों को कहा कि यार आप 5 मिनट लगा कर ना ये लिख दें, ठीक है। तो हमने यही किया, हमने इधर सामने स्लाइड खोली, बच्चों को कहा कि यार आप ये प्लेन कागज़ पकड़ें, इस पर लिख दें, ठीक है। उन्होंने लिख दिया, हमने उनको जाके स्कैन किया, स्कैन करने के बाद हमने उसमें से टेक्स्ट डिटेक्शन और वो वाले इससे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ था किसी हद तक, वो निकाल के हमें वहाँ हमारे पास बहुत सारा डाटा असल वाला ही आ गया, ठीक है। तो उसमें कितने, मेरे ख्याल 2 दिन लग गए होंगे, ठीक है, 2 नहीं तो 3 दिन लग गए होंगे। 2 से 3 दिन में आपके पास इतना डाटा इकट्ठा हो गया जो कि था भी रियल। और तो ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत है। जब आपको कोई वैसा सोर्स ना मिले फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, या वो टाइम बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अगर आपको 10,000 के बजाय 1 लाख इमेजेस की ज़रूरत है, ठीक है, तो अब 1 लाख इमेजेस जब आप करेंगे तो ये अचानक से 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो वो 3 घंटे जो थे वो अचानक से 3000 घंटे बन जाएंगे, ठीक है, या 300 घंटे बन जाएंगे, ठीक है। मैं 1000 से उस पर करना चाहता, 100,000 1 लाख होते, ठीक है। तो 1 लाख अगर इमेजेस चाहिए थे तो वो 300 घंटे बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यार 300 घंटे कितना टाइम लगता है, ठीक है। और क्या वो आपको फीजिबल है, क्या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपकी टीम में 4 बंदे हैं तो वो कहते हैं कि 80-80 घंटे लगा लें, 2 हफ्ते लगा लें, या बेहतर है कि मैं दूसरा काम कर लूँ। तो ये कैलकुलेट थोड़ा सा कर लें, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। एक तो आर्टिफिशियल डाटा सिंथेसिस किया था, एक ये है कि कलेक्ट और लेबल खुद कर लें, जिस तरह मैंने आपको भी एग्जांपल दी। और इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है जिसमें आप क्राउड सोर्स भी कर सकते हैं। आजकल तो उस अमेजॉन मैकेनिकल टर्क है जिसमें आप जाके लोगों को आउटसोर्स काम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल फाइवर भी है, ठीक है। तो फाइवर वगैरह पे भी आप ये अपना ऐसा टास्क जो है ना वो कह सकते हैं कि भाई, तो उसमें क्या होगा कि आप किसी और को टास्क दे रहे हैं और देख लें कि यार ऑब्वियसली उसमें आप क्वालिटी इतनी इंश्योर नहीं कर सकते होंगे, लेकिन अगर आपने सही एक्सप्लेन किया हुआ और अगला बंदा सही तरीके काम करता है, या बाद में आप उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं जो गलत रिजल्ट्स हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप क्राउड सोर्स करके डाटा इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो आजकल वैसे मैंने देखा है कि उसमें ये जिस तरह हम टेंसर फ्लो वगैरह के साथ जो है ना डाटा सेट भी बहुत सारे हैं उनके, और इसी तरह जो आपका केगल है उनके पास भी बहुत सारे डाटा सेट्स हैं। तो कई चीज़ों के डाटा सेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कई चीज़ों के नहीं मिलते, ठीक है। जिस तरह मेडिकल के डाटा सेट्स हैं वो बाज़ चीज़ों के होंगे, बाज़ चीज़ों के नहीं होंगे। तो कुछ लोग मैंने देखा है वो मेडिकल के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, FYP तक, फाइनल प्रेजेंटेशन तक आगे होते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप गए थे किसी डॉक्टर से मिले थे जाके, तो कहते हैं नहीं ठीक है। तो उन्हें उनके पास वही जो 15-20 इमेजेस पे उन्होंने ट्रेन किया होता है, या 25-30 पे, ठीक है। तो उसके बजाय ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना कि आपके साथ ये हॉस्पिटल है, ठीक है, एक कदम दूर हॉस्पिटल है, या आप शिफा चले जाएं, किसी और चले, या आप किसी स्पेशलिस्ट से टाइम ले लें, उनसे जाके कहेंगे यार मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप कोई डाटा मुझे दे सकते हैं, ठीक है, मैं उसको एनोनिमस रखूँगा। और वो ठीक है, पाकिस्तान में तो लीगल मसले भी कम होते हैं, लोग दे देते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात का होता है कि आप पेशेंट इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज ना करें, या इस किस्म की कुछ चीज़ों के साथ आप रख सकते हैं उसको। तो ये वाली चीज़ें आप कर सकते हैं, यानी कि ये ट्राई किया करें, यानी कि उसमें शर्माना नहीं चाहिए, जाके चीज़ें देख लें। ओके, सो ये तो हमारा हो गया कि डाटा का साइज़ बढ़ाने के तरीके, ठीक है। एक है कि असल में बढ़ा लें ठीक है, नया डाटा लेकर, एक है कि हम आर्टिफिशियली सिंथेसिस कर दें, एक ये है कि एग्जिस्टिंग से ही आर्टिफिशियल जनरेट कर लें, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं और हर एक का कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता है। ओके, सो एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं सीलिंग एनालिसिस। ये जनरल टेक्निक है जो इसमें भी यूज़ होती है और जगहों पर भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे इसके पर्सपेक्टिव से, लेकिन कई जगहों पर आपने जस्ट प्रायोरिटाइज करना हो ना कि क्या काम करना चाहिए, वहाँ पर आप एक सीलिंग एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपने ये वाला पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लिया और इसके बाद आपके पास जो भी एक्यूरेसी आई आप उससे मुतमईन नहीं थे, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि इस पे टाइम लगाऊं, इस पे टाइम लगाऊं, या इस पे टाइम लगाऊं। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि किस पे टाइम लगाऊं? तो उसके लिए आप सीलिंग एनालिसिस कर सकते हैं। तो सीलिंग एनालिसिस में फॉर एग्जांपल आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी आ रही थी 72%,
ठीक है, बट यू वर मोर लाइक कि आप चाह रहे थे कि यार 90% तक पहुंच जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो आपको इस पर टाइम लगे, ठीक है, इम्प्रूव करनी है हमने। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ना इसको तोड़ लें, आप कहेंगे यार ये जो टेक्स्ट डिटेक्शन ने जो काम करना था ना वो मैं मैनुअली कर लूँ, ठीक है, टेक्स्ट डिटेक्शन के आउटपुट में कुछ ना कुछ खराबी आ रही थी, मैं इधर से ना बिल्कुल सही टेक्स्ट बाय हैंड डिटेक्ट करके मे बी ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं बाउंडिंग बॉक्स बना दूँ या कट करके वो निकाल दूँ, ठीक है, और वो अगली स्टेज को दे दूँ। तो उससे क्या होगा कि अज्यूमिंग कि ये 100% ठीक काम कर रहा है, अब बाकी का सिस्टम की क्या एक्यूरेसी आती है वो निकल आएगी, ठीक है। तो अब यानी करेक्ट ये वाला फैक्टर ही बीच में से निकल गया, तो आपने कहा कि यार ओवरऑल अगर ये फैक्टर बीच में था तो 72% आ रही थी, अगर मैंने ये फैक्टर ही निकाल दिया बीच में, टेक्स्ट डिटेक्शन बिल्कुल 100% ठीक काम कर रही हो, तो देखा कि यार कितना फर्क पड़ा, तो ये 72% से लेट से 89% पे आ गई। फिर आपने कहा कि अच्छा यार ठीक है, अब मैं इसकी आउटपुट भी बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, कभी वो सेगमेंटेशन 100% काम नहीं कर रही थी, मैंने सही लाइनें खुद लगा दी जिधर आ रहा था, ठीक है, और मैंने वो सेगमेंट आउट करके रिकग्निशन वाले को दे दिया, और रिकग्निशन वालों का अब देखो कितना इंप्रूवमेंट आई है, लेट से उससे 89 के बाद 90% होगी, थोड़ी सी फर्दर इंप्रूव हो गई, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या पिक्चर मिल रही है, करेक्ट, और ऑब्वियसली अगर इसको भी सही कर लेते फिर तो 100% ही हो जानी थी, ठीक है। तो अब ये आपको ये पिक्चर बता रहा है कि ओवरऑल सिस्टम में टेक्स्ट डिटेक्शन का इतना इफेक्ट है, अगर मैं उस पर काम करूंगा 72 से 89 पे चला गया, विच इज काइंड ऑफ अ बिग जंप, ठीक है, तकरीबन 17% की जंप है ये, ठीक है। तो 17% की का इधर गैप बनता है, इधर सिर्फ 1% का गैप बनता है, इधर जो है इधर भी 10% का गैप है, ठीक है। तो जो मैं ओवरऑल जो मतलब आप गलती क्या हो सकती थी, आप हो सकता है कि आप कहते हैं कि यार मैं सेगमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ यार तुम तो सेगमेंट सही नहीं कर रहे, तुम सेगमेंटेशन पे टाइम लगा लो, ठीक है। तो वो आपने लेट से बहुत सारा टाइम लगा के जब पहुंचे तो पता चला 1% का गेन होना था, ठीक है। तो बेहतर है कि इस पे फोकस करने के बजाय आप टेक्स्ट डिटेक्शन पे पहले फोकस कर लें, यहाँ पे सबसे बड़ा गेन है, ठीक है। उसके साथ आप रिकग्निशन पे भी फोकस कर सकते हैं, इधर भी तकरीबन 10% का गेन है, ठीक है। तो ये आपका जो 10% का गेन है, ये जहाँ पर आपका ज़्यादा गेन आ रहा है आप उन हिस्सों पर फोकस कर, तो इसे आप कहते हैं सीलिंग एनालिसिस, कि यार इसकी सीलिंग पे पहुंचा दो इसको, आप कहो ये 100% है, फिर देखो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर इसको भी सील कर लो और फिर देखो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होगा आपको कि यहाँ पर आपको मैनुअली वो लेबल करना पड़ेगा, सब कुछ करना, लेकिन वो कर लें काम, उस काम का फ़ायदा है क्योंकि आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प, इसमें अगर एक हफ्ता भी लग जाता है तो कोई मसला नहीं है, एक हफ्ते बाद आपको पता होगा कि मैंने काम किस पे करना है, ठीक है। और बजाय इसके कि मैं 1 महीना 2 महीने इस पे लगाऊं इम्प्रूव करने के और फिर मुझे पता चले कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसी की एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो कि फेस रिकग्निशन की है, ठीक है। ऑल्दो प्रैक्टिकली फेस रिकग्निशन आजकल इससे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हो रही है, लेकिन जस्ट टू पार्टली इसी तरह भी हो रही है, ठीक है, जो हम अभी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कैमरा से इमेज लेते हैं, ठीक है, और आप बताना चाह रहे हैं कि ये जो बंदा है क्या मेरे जानने वाली है कि नहीं है जानने वाली, ठीक है, ये जो भी है, ठीक। तो आप सबसे पहला काम लेट से करते हैं कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपने कहा कि फेस डिटेक्ट करें कि फेस किस जगह पे है, तो आपने फेस के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स लगा दिया उसको। फिर आपने उसके आगे लेट से ये काम किया कि आईज डिटेक्ट की, नोज डिटेक्ट की, माउथ सेगमेंट किया, और इनकी बेस पे इनको आपने लोगों के इमेजेस से मिलाया जो आपके जिनसे आप मैच करना चाह रहे थे, तो उसका जो रिजल्ट मिला उसके बेस पे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दी, ठीक है, और आपको उसने बता दिया कि ये फलां बंदा है या नहीं है, ठीक है। और 1 वर्सेस ऑल हुआ तो वो 10 बंदों को हर एक को बता देगा कि कौन सा बंदा है कौन सा बंदा नहीं है। तो ये आपकी एक और तरह की पाइपलाइन बन गई। तो दिस गिव्स यू अनदर एग्जांपल ऑफ कि आप इस तरह भी पाइपलाइन बना सकते। प्रैक्टिकली अगर आजकल हम करें तो हम इस जगह पर एक ही कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा लेते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। लेकिन ये लेट्स से कि हमारा सिस्टम था और इस पर मैं सीलिंग एनालिसिस करना चाहता हूँ, लेट्स से कि ये उतना अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे, सीलिंग एनालिसिस अगर करना है तो आप देखेंगे कि ओवरऑल लेट से 85% पे आ रही थी एक्यूरेसी जिस वक्त आपने सीलिंग एनालिसिस किया। आपने सबसे पहले इसको आपने कहा कि मैं परफेक्टली रिमूव कर दूं बैकग्राउंड, आप फोटोशॉप में गए, आपने बाय हैंड जाके रिमूव कर दिया, ठीक है,
तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो रिमूव करने में आपको खुद बाउंड्री बनाने देते हैं। तो फोटोशॉप उस तरह का एक सॉफ्टवेयर है, paint.net है, जिसमें आपने खुद से रिमूव कर दिया, ठीक है। खुद से रिमूव करके आपने देखा है कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स से 85 से 85.1% का फ़र्क आ गया, ठीक है। फिर आपने कहा अच्छा यार फेस रिडक्शन से देखें, तो वो 85 से लेट से आप 91% पे आ गए। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही फेस डिटेक्ट करके इसको दे दिए, खुद आपने लगा दिया कि यार इस जगह पर फेस है। फिर आपने आई सेगमेंटेशन को किसी भी ऑर्डर में आपने कहा अच्छा यार मैं इसको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। फिर आपने नोज डिटेक्शन को बिल्कुल ठीक कर दिया, 91 से आप आईज पे 95 पे आए थे, लेट से नोज पे 95 से 96 पे गए, माउस पे 96 से 97 पे गए, और ऑब्वियसली आगे फुल हो जाएगा तो वो तो 100% ही है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर एक नंबर आ गया कि जिससे आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ से यहाँ पर सिर्फ 0.1% की गेन है। तो इसका मतलब बैकग्राउंड रिमूवल पे ज़्यादा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से इधर जो फेस डिटेक्शन है इसमें ठीक सिग्निफिकेंट गेन है, ठीक है। ये तकरीबन 6% का 5.9% तकरीबन 6% का गेन बन रहा है, ठीक है। इधर आइज का भी तकरीबन 4% का गेन बढ़ा है। नोज से तकरीबन हमें लग रहा है कि सिर्फ 1% का है, या उससे आगे भी सिर्फ 1% का है। तो हम मे भी आइज डिटेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, हम मे भी फेस डिटेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि यहाँ पर ये रियल प्रोजेक्ट की एग्जांपल थी एक, जिसमें एंड्रयू के एक कुछ दोस्त जो इसी पे काम कर रहे थे, उनके 2 इंजीनियर बैकग्राउंड रिमूवल पे लग गए विदाउट डूइंग दिस एनालिसिस। उन्होंने 1.5 साल लगाया, ठीक है। 1.5 साल लगाने के बाद उन्हें पता चला कि यार इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इतना दिस इज़ रियल, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई वैसे हम नंबर्स नहीं पढ़े, इस तरह असल में होता है प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। कि आप करते हैं कोई चीज़ और उसका फ़ायदा नहीं निकल रहा होता, तो आप अगर उससे पहले सीलिंग एनालिसिस टाइम पे कर लें तो आपको पता है कि यार इसका तो फ़ायदा निकलना नहीं। जब इसका फ़ायदा ही नहीं निकलना तो फिर इस पर टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ समझ आ गई कि क्या चीज़ है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हमारा जो था ना तकरीबन जो एंड्रयू इंग वाला पार्ट था ना वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर हम उसको समरी करें कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, तो हमारे वी स्टार्टेड विद कि सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का फ़र्क देखा, लेकिन हम फिर स्टार्ट हो गए सुपरवाइज्ड लर्निंग से, जिसमें हमने 3-4 किस्म की चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, जिसमें कॉन्टिन्यूस था, प्रॉपर्टी प्राइस टाइप की चीज़। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी, जिसमें हम क्या लेंगे, डिस्क्रीट पे आ जाते थे कि कौन सी चीज़ है, बंदा है कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि क्या है, कार है, ठीक है। फिर हमने न्यूरल नेटवर्क किया, जो कि अगेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही टाइप की तरह का आउटपुट कर रहा था, लेकिन उसके पीछे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जाती थी, जिससे आप उसको एक तरह से हाई वेरियंस क्लासिफायर बना सकते थे, डीप कर सकते थे। तो जो डीप लर्निंग कहते हैं ना, वो बेसिकली इस वजह से कहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क की जो दरमियान वाली लेयर्स होती हैं ना, हिडन लेयर्स, वो जितनी ज़्यादा हों उतना डीप आपका नेटवर्क है, ठीक है। तो डीप लर्निंग का जो टर्म है जो आपको अक्सर मिलती है, जो कि मशीन लर्निंग की एक सबसेट है, कि क्योंकि आप न्यूरल नेटवर्क इसका एक सबसेट है, तो उसमें वो कितनी डीप आपका नेटवर्क है वो वहाँ से डीप लर्निंग, और वो क्योंकि अच्छा परफॉर्म, हाँ ये कोई और दुनिया नहीं है, यही दुनिया है, ठीक है। और SVMs फिर हमने पढ़ी, ठीक है, जो कि उससे मिलता जुलता था, बट उनका जो फंक्शन था, कॉस्ट फंक्शन, वो फ़र्क था थोड़ा सा, और कहते हैं जो आप ऑब्जेक्टिव था वो फ़र्क था, ठीक है, कर। फिर हम अनसुपरवाइज में गए, के मीन्स क्लस्टरिंग पढ़ी हमने, कि जिसमें क्लस्टरिंग के काम करते हैं। PCA पढ़ा, जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। एनोमली डिटेक्शन पढ़ा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास X और Y दोनों होते थे, यानी कि डाटा भी होता था और उसका आउटपुट भी लेबल डाटा पड़ा होता था। इस केस में सिर्फ एक्सेस होते थे, यानी कि सिर्फ डाटा होता था। ऑल दो एनोमली डिटेक्शन में हमने देखा था कि आखिर में वो अगर हमारे पास Y भी हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस उसकी निकालने के लिए, कितनी अच्छी एनोमली डिटेक्शन हुई। फिर हमने कुछ स्पेशल एप्लीकेशन पढ़ी, जिनमें हमने रिकमेंडर सिस्टम्स पढ़े, जिसमें कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग भी हो रही होती है, और लार्ज स्केल मशीन लर्निंग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने मैप रिड्यूस पढ़ा उसमें, कि आप
क्लस्टर को दे सकते हैं, यानी डिफरेंट कोर्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ डाटा दे सकते हैं ताकि वो कर सकते हैं, ठीक है। और मिनी बैच और स्टोकेस्टिक वाला हमने पढ़ा, ठीक है। और अलॉन्ग द वे हमने ये पूरी एक मशीन लर्निंग की के जो मेरा ख्याल है ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो मशीन लर्निंग एडवाइस चल रही थी कि जिसमें हमें ये था कि हमें पता कैसे चलेगा किस चीज़ पे काम करना है। पहली चीज़ है हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हाई बायस वाला केस चल रहा है या हाई वेरियंस वाला केस चल रहा है, उसके लिए हमने लर्निंग का उस पढ़े, ठीक है। फिर हमने कहा कि यार सीलिंग एनालिसिस पढ़ा के जो आज हमने पढ़ा कि यार क्या आपका किस वाले पार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इवेल्युएट कैसे करें लर्निंग एल्गोरिथम्स को, जिस तरह हमने देखा कि बाज़ केसेस होते हैं रेयर क्लासेस वाले, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जब रेयर क्लासेस हों तो पेपर में भी क्वेश्चन था, अगर स्क्यूड क्लासेस हों रेयर क्लासेस हों तो फिर क्या करते हैं, फिर हम इवेल्युएट कैसे करते हैं लर्निंग एल्गोरिथम को, नहीं भूल गए। अगर रेयर क्लासेस हों जिसमें हमने कहा था कि यार फॉर एग्जांपल कैंसर है या नहीं है, तो अगर वो 1% लोगों को होता है तो आप यही कह दें कि सारों को नहीं है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो वो इसका मतलब है कि वो सिर्फ सक्सेस रेट नहीं देखना, तो क्या देखना चाहिए हमें, प्रिसिजन और रिकॉल पढ़ा था और एफ स्कोर पढ़ा था हमने, ठीक है, ठीक है। F1 स्कोर जैसे हम कह रहे थे, एफ स्कोर कह रहे थे, ठीक है। ओके जी, ठीक है, हम आज इधर रुकते हैं और बाकी का जो टाइम है उसमें आपको मैं आपके पेपर दिखा दूँ, ठीक है।